साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच सुप्रीम कोर्ट अपडेट के साथ। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हम हमारी सारी गतिविधियों को गोपनीय रख रहे थे किसी विशेष प्रयोजन के तहत, किंतु इस समय जो स्थितियां हैं उस हिसाब से तमाम चीजों को लेकर आपके मन में शंका, आशंका और कौतूहल है, उसको शांत करना भी आवश्यक है। हम कुछ जानकारियों को आपके मध्य अवश्य साझा कर देना उचित समझते हैं, जरूरी समझते हैं। हम आपको बताते चलें कि आपके मन में यह सवाल है, आपके मन में यह शंका है कि हम अपनी एसएलपी कब दाखिल करेंगे, हम अपनी एसएलपी दाखिल कर चुके हैं या नहीं दाखिल कर चुके, इस टाइप की तमाम शंकाएं आपके मन में है। हम आपको बताते चले, हम आपको अवगत कराते चले कि टीम की तरफ से कल आधिकारिक पोस्ट में आपको इंगित कर दिया गया था एसएलपी के बारे में, और मैं पुनः आपको अवगत करा दूं ऑडियो के माध्यम से भी कि हम हमारी भारी भरकम एसएलपी 3 दिन पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर चुके हैं, जिसका डायरी नंबर 11300/2020 है, जो कि सूबेदार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से दाखिल की गई है, फाइल की गई है। हम आपको बताते चले कि इस याचिका को हम नहीं चाहते थे कि समय से पहले या विपक्षियों के हाथ लगे, विरोधियों के हाथ लगे, और इसमें जो ग्राउंड्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो अपने आप में अकाट्य हैं, उन तक हम इन चीजों को समय से पूर्व पहुंचाना नहीं चाह रहे थे। केवल हमारा एकमात्र यह उद्देश्य था, लेकिन आपकी स्थिति को देखते हुए यह बताना इस समय जरूरी हो गया था, इसलिए हम आपको यह अवगत करा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि इस याचिका की जो ड्राफ्टिंग है, जो फाइलिंग है, उसमें उस टेबल का इस्तेमाल किया गया है जिस टेबल से उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा और जितने भी सर्विस मैटर के लगभग बड़े मामले होते हैं, उस टेबल से गुजरकर ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होते हैं। उस टेबल पे यह बनाई गई है, उन वकीलों के द्वारा यह ड्राफ्ट की गई है। जब ड्राफ्ट की कारीगरी उस समय लोगों की समझ में आएगी, जब यह याचिका लोगों के समक्ष, लोगों के हाथ में होगी, उस समय अपने आप में लोग ड्राफ्टिंग का लोहा मानेंगे। हम आपको बताते चले, अवगत कराते चले कि तमाम साथियों के मन में हमारे वकीलों को लेकर कौतूहल है, संशय है कि वकील हमने कौन से किए। अगर आप चाहें तो हम उनके नाम भी बता देना चाहते हैं, लेकिन समय से पहले हम उनके नाम नहीं खोलना चाहते थे। हम फिर भी आपको बता देते हैं कि जो भी वकील हैं, जो भी हमने सीनियर लॉयर्स किए हैं, जो भी इंगेज हो चुके हैं हमारे साथ में, वो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, उसमें इंडिया के सबसे बड़े जो सर्विस मैटर के लॉयर्स हैं, उनको शामिल किया गया है। कुछ लोग नाम ले रहे थे किसी क्रिमिनल मैटर के एक लॉयर का। क्रिमिनल मैटर के लॉयर को सर्विस मैटर में इंगेज करना अपने आप में बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, तो उनको हमने नहीं इंगेज किया है। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा वकील है उसको भी इंगेज किया है, और आज की तारीख में जो जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डिसाइड हो रहे हैं, पारित हो रहे हैं, उन जजमेंट्स में जिन वकीलों की सबसे अहम भूमिका, अहम रोल होता है जिनकी बहस का, उनको हमने जरूर किया है। और उन सभी को आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उनके नाम से भी आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। आप उन वकीलों के नाम पे किसी भी प्रकार का संशय ना करें। और हम आपको बता दें कि हमने वकील जो किए हैं, जो लॉयर्स हमारे हैं, आप उनकी संख्या अगर देखेंगे तो संख्या से भी आपको हम बता दें, आपके दिमाग में होगा कि एक सीनियर वकील हमने इंगेज किया होगा। कोई ये अंदाजा लगा रहा होगा कि 2 सीनियर वकील इंगेज किए होंगे। हम आपको बताते चलें कि 1, 2, 3 नहीं, बल्कि हमने 4 मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स को अपने केस में इंगेज कर लिया है। यह जानकारी हम आपको देते चले। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि जो हमारी एसएलपी दाखिल है, 3 दिन पहले जो दाखिल की गई थी, उस एसएलपी में कोई भी डिफेक्ट नहीं। एक छोटा सा डिफेक्ट है जो नाम मात्र का है, नाम की स्पेलिंग का है, जिसको जानबूझकर छोड़ा गया था। जब उस डिफेक्ट को क्योर करवाने के लिए कल हमारा पैनल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया, तो उस समय ही हमें यह पता चल गया कि हमारे अन्य जो सहयोगी साथी हैं, उनकी तरफ से जो याचिकाएं दाखिल थी, वो परमिशन टू फाइल थी, एसएलपी नहीं, परमिशन टू फाइल थी। उन पे कोर्ट ने डेट डिसाइड कर दी है, 20 तारीख फिक्स कर दी है। हमने पूरे मामले पे फिर से विचार किया, मंथन किया, तो पाया कि जिस बेंच में वह मुकदमा गया है, जिस बेंच में वह मुकदमा लगा है, वो उस बेंच ने एमसीडी जैसा जजमेंट
दिया था। एमसीडी जजमेंट के बारे में हम आपको बता दें कि वो जजमेंट डबल बेंच ने कोट किया हुआ है और उस जजमेंट के आधार पे ही पूरा का पूरा आपका सिंगल बेंच का क्वेश्चन किया है डबल बेंच ने। वो जजमेंट ये कहता है कि परीक्षा के बाद भी सरकार कभी भी पासिंग मार्क लगा सकती है, ऐसा वो जजमेंट कहता है। और हम जब यह जान चुके कि जिस बेंच ने या जिस बेंच के जज ने इस ऐसा जजमेंट पारित किया हो तो उनकी मानसिकता का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बंधी बंधाई मानसिकता उनकी, चूंकि हम 1% का भी रिस्क नहीं चाहते, इस मामले में रिस्क नहीं लेना चाहते, 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहते और हमारे पीछे के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना। अंतिम अवसर है, लास्ट मौका है, एक दिन देर से सही लेकिन जो हो भला हो, अंत भला तो सब भला, ऐसी हमारी रणनीति है। जो हमारे वकीलों ने बताया, जो हमारे वकीलों ने हमें परामर्श दिया और कहा, उन्होंने सजेस्ट किया, आदेशित भी किया, निर्देशित भी किया कि इस मामले में इस बेंच में हमारा सुनवाई करना कहीं ना कहीं आत्मघाती भी साबित हो सकता है, सिद्ध भी हो सकता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ग्लास में अगर दूध है और कोई आके आपको बोले कि उसमें एक बूंद जहर का मिला हुआ है, एक बूंद स्लो पॉइजन का मिला हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस ग्लास को शायद ही अपने होठों से लगाए, शायद ही उसे पिए। आप ऐसी कंडीशन समझ सकते हैं, ऐसी स्थिति समझ सकते हैं। हम नहीं चाहते खुदा ना खास्ता कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, इसलिए हम अपने आप को सेफ और सुरक्षित मोड में रखते हुए आगे बढ़ के जैसे ही 20 के बाद अगले दिन हम मेंशनिंग का काम करके और उसके 1-2 दिन के अंदर ही हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने केस को लिस्ट करा लेंगे, ऐसी हमें आशा है और ऐसा हमें आश्वस्त किया गया है हमारे पैनल के द्वारा। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें और जिस बेंच में हम चाहते हैं इस केस का जाना, उस बेंच में प्रॉपर उसी बेंच में इस केस का सुना जाना लाजमी भी बनता है, जरूरी भी बनता है। क्यों? क्योंकि उसी बेंच ने आनंद यादव का जजमेंट दिया था, उसी बेंच ने भोला प्रसाद शुक्ला का जजमेंट दिया था, जिसको कोट करके डबल बेंच ने लिखा है, डिवीजन बेंच ने, कि एक नियत समय, एक टाइम बाउंड समय में आपको भर्ती प्रक्रिया संपन्न करनी होगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में जो टाइम बाउंड किया गया है भोला प्रसाद शुक्ला में। साथ ही साथ शिक्षा मित्र से संबंधित जितने भी मामले हैं अभी तक उसी बेंच ने सुना है और शिक्षा मित्र से संबंधित सारी जानकारियां उस बेंच को हैं। आपको याद होगा, आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा, जब समायोजन का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था उस समय उसी बेंच ने यह बोला था जजमेंट देते समय 25 जुलाई 2017 में कि 2 अवसर दे रहे हैं और जो लोग टेट कर लेंगे, जो लोग क्वालिफिकेशन अपनी पूरी कर लेंगे, उनको भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनाए सरकार। ऐसा उस कोर्ट की मानसिकता थी कि जो योग्यता पूरी करते जाएंगे एनसीटी द्वारा उस समय की जो निर्धारित योग्यताएं थी, कोई नई निर्धारित योग्यताएं निर्धारित करने के लिए उसने नहीं बोला था। जो उस समय निर्धारित योग्यता केवल टीटी थी, टीटी कर लेने के बाद उनको प्रॉपर एक भर्ती निकाल के 2 भर्तियों में समान अवसर दिया जाए, ऐसा उसने बोल भी रखा है पहले से। जिस समय हम कोर्ट के सामने या बताएंगे कि साहब हम वो लोग हैं, हम वो शिक्षा मित्र हैं जिनको आपने 25 जुलाई 2017 को बाहर किया था, हम वो लोग हैं जिनको आपने बोला था कि क्वालिफिकेशन पूरी करिए, हमने आपका सम्मान किया, आपके जजमेंट का पढ़ाई की और हमने क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर ली। उसके बाद एक परीक्षा लगाई गई, भर्ती परीक्षा। कोर्ट केवल इतना सुनते ही आप उसका रिएक्शन अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भर्ती परीक्षा एक्स्ट्रा थोपने के लिए उसने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी लगाई गई। और उस परीक्षा में भी क्या किया गया कि पहले जो भर्ती इससे पहले की गई, हमारे ही जैसे समान अभ्यर्थियों की जो भर्ती की गई, उनसे आपने समान लोगों को बाहर किया था और उसमें से आधे लोगों को 40 और 45 पे उन्होंने अवसर दिया और हमसे जब हम 40-45 क्रॉस कर गए तो हमारे सामने एक और बैरिकेटिंग, एक और बैरियर लगा दिया। मतलब पहला बैरियर भर्ती परीक्षा लगा के किया, दूसरा बैरियर आपने पासिंग मार्क को इंक्रीज करके बढ़ा के लगाया। ऐसा हम जिस समय उस कोर्ट के समक्ष रखेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं उस कोर्ट के विषय में, उस कोर्ट ने जो जजमेंट अपना खुद का दे रखा था, जो उस समय उसकी खुद की मानसिकता होगी, उस हिसाब से आप अपना आइडिया और अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि हमारे साथ में प्रदेश के तमाम साथियों का भविष्य जुड़ा हुआ, तमाम साथियों की आस्था, विश्वास और तमाम साथियों का भरोसा हमारी टीम के साथ में जुड़ा हुआ, इसलिए हम किसी भी प्रकार का कहीं से भी कोई भी 1% चांस लेने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अंतिम अवसर है। हमारी टीम में बहुत से साथी ऐसे हैं जो अंतिम पड़ाव पे, अंतिम मुकाम पे खड़े हैं। जिस समय भी अगर उनको
कोई भी अनहोनी हो तो आप समझ नहीं सकते कि उनके साथ क्या होगा। हाँ, कुछ लोग या रूमर फैलाने का जरूर प्रयास किए। मैंने देखा कि रिजवान अंसारी पास हो गया। ये एक नई चीज नहीं है, हमने आपको 2 दिन पहले भी इस विषय में अवगत कराया था, इस विषय में बताया था। और अब हमें हमारे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है करके दिखाने की, हमारे ऊपर और भार बढ़ जाता है कि हमें कुछ बेहतर करके बेहतर परिणाम देने का हमारे ऊपर एक भार, एक दायित्व और बढ़ जाता है। इसलिए हम और बेहतर करना चाहते हैं। इसलिए हम अभी तक जो हमने किया है, हमारे हिसाब से सारी चीजें एक समयबद्ध तरीके से, पूरी प्रॉपर तरीके से की गई हैं। और जो हम आगे कर रहे हैं, जो हम आगे करने वाले हैं, वह भी पूरी प्रॉपर तरीके से हम करने वाले हैं। इस विषय में हमने एक पोस्ट भी कल डाल के अवगत करा दिया था कि हम 20 तारीख की सुनवाई में, चूंकि हम वो डिफेक्ट क्योर नहीं करवा रहे हैं और 20 तारीख की सुनवाई में हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, हमारी याचिका वहाँ पे नहीं लिस्ट होगी। और उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर हमारी याचिका लिस्ट हो जाएगी। 2 दिन का हम इंतजार करने को तैयार हैं, लेकिन किसी अनहोनी से बचा जाए ऐसा भी हम सोचते हैं। ऐसा भी 1% को ही मान लेते हैं कि कोई अनहोनी अगर ऐसी हो जाती है, जैसा कि हमारे लॉयर्स के द्वारा हमें बताया गया है, जिस प्रकार से चीज़ों को हम नहीं आपके समक्ष रख नहीं सकते हैं, लेकिन जो जानकारियाँ हमें हमारे तक दी गई है उस हिसाब से हमारा एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि डरना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। और समय अब दिखाता है आपको कि आप पीछे से आपने सीख ली है, पीछे से जो हमने सीख ली है उस हिसाब से आगे काम करना हमारा स्वाभाविक है। हम उसी हिसाब से अपनी कार्यप्रणाली बढ़ा रहे हैं। हम आपको या फिर से पुनः अवगत कराते चले, आगे बताते चले कि हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर किसी भी प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप जैसा एक माहौल फिर से खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो डबल बेंच में देखा था, वो कहीं ना कहीं हितकर नहीं होगा, कहीं ना कहीं सही नहीं होगा हम सबके भविष्य के लिए। क्योंकि अंततः लक्ष्य सभी का एक है, अल्टीमेटली लक्ष्य सभी का एक है। अगर कल को 20 को कुछ 19-20 होता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास चीजें बची रहे, हमारे पास कुछ हथियार बचे रहे जिसको हम 2 दिन के बाद संभाल ले जाके, ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारी मानसिकता है। यदि किसी को लगता है कि यह मानसिकता गलत है तो मैं ये मानता हूँ, मेरा ये सोचना है कि उन्हें फिर से विचार करना चाहिए, पूरे के पूरे मामले पे फिर से गौर करना चाहिए। हमने किसी को भी किसी भी तरीके से कमेंट करने का प्रयत्न नहीं किया है और हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि इस बार डबल बेंच का इतिहास नहीं दोहराया जाएगा और हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के कमेंट से बचा जाएगा। यदि कमेंट किया जाएगा, यदि कोई इस प्रकार के कमेंट्स आएंगे तो जाहिर सी बात है हमें मजबूर होना पड़ेगा। इस बार हम मजबूर हो गए उन कमेंट्स का उत्तर भी देने का काम अगर करेंगे तो, जो कि हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसमें आम शिक्षा मित्र का नुकसान है और जो आगे होता है, जिस पे भार होता है, वो उन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ता है। हमारी लड़ाई हमारे साथियों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे जो विपक्ष में खड़े लोग हैं उनके साथ है। और वो केवल और केवल, आप यकीन मानिए, केवल और केवल अगर वो डरते हैं, केवल और केवल अगर वो खौफ खाते हैं तो आपकी टीम की बदौलत वो खौफ खाते हैं। उन्हें अंदाजा है कि ये कुछ भी किसी भी समय कुछ नया कर सकते हैं, उनको ये बेहतर तरीके से अंदाजा है। इसलिए आप संयमित रहिए, आप धैर्यवान बनिए और कमेंट से आप बचिए। आप जितना अच्छा कर सकते हैं, हमारी सोच ये है कि आप उससे और अच्छा करें और हम जितना बेहतर कर सकते हैं उससे बेस्ट से बेस्ट हम करने का प्रयास कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। हम अपना सब कुछ लगा रहे हैं, इस बार सारी जानकारियां हम जुटा रहे हैं। और यह जो विचार है 20 तारीख को सुनवाई का, यह विचार अकेले हमारा विचार नहीं, कई अन्य टीमों का भी हमने देखा। कई अन्य जो टीमें हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हैं, उन्होंने भी ऐसा, उनके वकीलों ने भी ऐसा उनको बताया है, चाहे वो मिशन सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे और जो 2-3 टीमें हैं वो टीमें हो, उन्होंने भी ऐसा, उनकी पोस्ट से देखने को मिला कि उन्होंने भी ऐसा ऐलान किया है कि वो 20 तारीख की सुनवाई से अपने आप को अलग रख के अगले दिन अपना केस लिस्ट करवाने की वो प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको एक चीज और अवगत कराते चले, बताते चले कि हमने आपको शुरू में बताया था कि हम 2 प्लान पे काम कर रहे हैं, प्लान ए और बी। प्लान ए सुप्रीम कोर्ट है, प्लान बी कुछ दूसरा था। प्लान बी पे काम करते हुए हमने माननीय इलाहाबाद कोर्ट में
अपने एफर्ट लगाए। माननीय इलाहाबाद कोर्ट में एक दिनेश कुमार की याचिका, जो कि सिंगल बेंच में रीना सिंह के नाम से टैग थी, रीना सिंह के साथ में टैग थी, उस पे जजमेंट पारित किया था सिंगल जज ने। और जब डिवीजन बेंच में सरकार वहां पे गई तो वहां पे केवल और केवल रीना सिंह को पार्टी बनाया गया और उस याचिका को, दिनेश की याचिका को पार्टी नहीं बनाया उन्होंने। हमने दिनेश और उनके जो लॉयर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया, उनकी जो भी पेमेंट था वो पेमेंट हमने दिया, कुछ कागज जो भी जरूरी थे वो हमने पूरा अपने तरीके से, हमारी टीम ने पूरा हैंडल किया। और वहां पे एक एप्लीकेशन हमने माननीय चीफ जस्टिस इलाहाबाद को मूव की ऑनलाइन और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि साहब हमें सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया है, सिंगल के बाद हमारे ऊपर कोई फैसला नहीं है और यहाँ पे डिवीजन पर भी कोई फैसला नहीं, फैसला कुछ भी आए, उन्होंने बोला था कि जो लखनऊ में आएगा वही हम यहाँ फॉलो कर लेंगे, लेकिन आपको कोई भी प्रोसेस बढ़ाने से पहले फैसला तो देना ही होगा। अगर वो बंदा आगे चैलेंज करना चाहता है, जब आप उसे जजमेंट ही नहीं देंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे तो वो चैलेंज कैसे करेगा। ऐसी स्थिति में हमने पूरे के पूरे मामले पे एक बढ़िया सी एप्लीकेशन माननीय सीजे को मूव की, उसका एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। सीजे ने उसे एक्सेप्ट कर दिया, अलाउ कर दिया और जल्द ही उस पर डेट आपकी फिक्स हो जाएगी। कल